अस्सलाम वालेकुम जी। चलो जी, आज का सेकंड लेक्चर ऑफ IS-21 का जो है करने लगे हैं। और ये IS-21 का ये लास्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह। हम थोड़ा IS-22 जो है, सॉरी, उसको हम यहाँ पे 21, सॉरी IS-21 उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। लास्ट टाइम हमने जो बात की थी उसको थोड़ा सा रिकअप कर लेते हैं, ताकि जो पिछला है वो एक सीक्वेंस बन जाए हमारे साथ। हमने जो लास्ट टाइम बात की थी, हमने कहा कि IS-21 कहता क्या है। देखें जी, अगर IS-21 को देखें तो ये इतना इतना कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन स्टैंडर्ड नहीं है, बड़ा आसान सा स्टैंडर्ड है। सिंपल सिंपल सी बातें हमारे साथ कर रहा है अभी तक, इसने कोई ऐसी कॉम्प्लिकेट बात नहीं की है। और आई कैप ने भी इसको ज्यादा टच नहीं किया। मैं पास्ट पेपर आज हम इंशाल्लाह करेंगे साथ। तो पिछले पास्ट पेपर में इस पे जो एक फुल फ्लैश क्वेश्चन आया, वो जून 2018 में क्वेश्चन नंबर 3 आया, जो पूरा क्वेश्चन है इसके ऊपर। इसके अलावा जो है ना, इस पे कोई इतना प्रॉपर क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं। बीच बीच में कहीं कंसोलिडेशन में इसको टच किया हुआ है। तो इंशाल्लाह वो जो काई पे का क्वेश्चन अभी पे एंड पे करेंगे रेलिवेंट टॉपिक के साथ ही, वो भी आ जाएगा। इसमें हमने देखा क्या, IS-21, इसके अंदर जो हमने फर्स्ट पहली चीज तो हमने देखी कि ये 20 स्टैंडर्ड कहता है कि आपने जो है वो करेंसी सेलेक्ट करनी है। करेंसी क्या है, आपने हमने देखा कि इसका फंक्शन करेंसी को कैसे सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद हमने चेक किया कि इसके बाद प्रेजेंटेशन करेंसी जो है इसको हम कैसे लेंगे, और हमारी फाइनल जो थी फॉरेन करेंसी, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो स्टैंडर्ड का जो पहला पार्ट था उसने हमें करेंसीज के बारे में डिस्कशन की। मेन जो फोकस किया उसने फंक्शन करेंसी को किया कि आपको फंक्शन करेंसी को कैसे सेलेक्ट करना है। उसके बाद उसको आपने प्रेजेंटेशन करेंसी में कैसे कन्वर्ट करना है। उसके बाद जो बाकी करेंसी रह जाएंगी वो आपकी फंक्शन करेंसी होगी। उसके बाद जब सेकंड पार्ट इसने जो स्टैंडर्ड का आया, उसने उसने बताया कि अपने प्रेजेंटेशन करेंसी है, इसने उसको कैसे कन्वर्ट करना है अपनी फंक्शन करेंसी को। तो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनानी है वो कैसे प्रेजेंट करनी है अपनी प्रेजेंटेशन करेंसी में, उस पे उसने आपसे डिस्कशन की। उसके बाद इसने तीसरी डिस्कशन जो उसने की फॉरेन करेंसी पे, कि फॉरेन करेंसी में अगर आप कोई ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उसको आपने कैसे ट्रीट करना है। तो ये सारे तीन चीजें जो है हमारे पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस हुई हैं, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, हम वहां से देख सकते हैं। अब हम इसको आगे फ्लो लेके चल रहे हैं इसका। आगे जो फ्लो आएगा, अब हम इसका जो चौथा और आखिरी पार्ट करेंगे, वो आएगा हमारा कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन किसकी करनी है हमने, वो होता है हमने कोई फॉरेन ब्रांच बनाई हुई है, फॉरेन ऑपरेशन है आपका, या कोई आपकी फॉरेन ब्रांच है, तो उसका आपने ट्रीटमेंट जो है वो अपनी बुक्स में कैसे करना है, तो वो आप करेंगे थ्रू कंसोलिडेशन। ठीक है जी, कंसोलिडेशन जो है उसके यहाँ पे रूल डिफाइन करेगा स्टैंडर्ड। और वो आपको इस पे जो है वाई कैप की एक जो कंप्लीट एलिस्ट्रेशन है उसको हम देखेंगे। तो ये इसके साथ जो है हमारा ये आज का जो स्टैंडर्ड है, और ये जो पहला हमारा चैप्टर नंबर 7 है, तो ये इंशाल्लाह जो है ये आज आज खत्म हो जाएगा। अगर कंसोलिडेशन की बात करें तो मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ, तो आपको ये कंसोलिडेशन जो है इजिली समझ आ जाएगा। कंसोलिडेशन होता क्या है, देखिए जी, हमारे पास चीज क्या है, हमारे पास दो चीजें हैं। एक हमारे पास है बैलेंस शीट। ठीक है जी, अगर बैलेंस शीट की बात करूं, इसमें एक एसेट साइड है और एक हमारे पास लायबिलिटी साइड है। राइट जी, दो चीजें हमारे पास हैं। अब इन दो चीजों को आप पाकिस्तान बैठे में, आपकी करेंसी है वो पाकिस्तान रुपीज है, आप अपने अकाउंट जो है पाकिस्तान रुपीज में बना रहे हैं, और आपकी जो ब्रांच है वो US में है, जो US डॉलर में आपको अकाउंट्स बना के भेज रही है। अब उसके अकाउंट्स को US को आपने कन्वर्ट करना है पाक रुपीज में। अब जो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर क्या चीज आपको आई, उसके अंदर आपको बैलेंस शीट आई, और उसके अंदर आपको क्या आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया। ये दो चीजें उसने आपको बना के भेज दी, इन दो चीजों को आपको अपने कन्वर्ट करके कंसोलिडेशन करनी है। तो स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड कहता है जी आप ऐसे करें, पहले आप US डॉलर को कन्वर्ट करें पाक रुपीज में। जब वो पाक रुपीज में आ जाएगा, तो आप उसको जो है अपनी बैलेंस शीट और अपनी प्रॉफिट लॉस में उसको आप जमा कर लें। अब उसको कन्वर्ट कैसे करना है आपको, US डॉलर को पाक रुपीज में, तो जब आप बैलेंस शीट आपके पास आएगी, तो स्टैंडर्ड ही कहता है कि आपके पास जो एसेट्स है वो उसका फ्लो क्या है, उसके अंदर आपके पास नॉन करंट एसेट्स हैं, वो आपके पास करंट एसेट्स हैं। इसी तरह यहाँ पे लाइब्रेरी साइड पे आपके पास इक्विटी है, और आपके पास नॉन करंट लाइब्रेरीज है और करंट लाइब्रेरीज है। ठीक है जी, तो ये आपके पास पड़ी हुई चीजें सारी। स्टैंडर्ड आपको कहता है कि आप इस पे जो है वो क्लोजिंग रेट लगा दें। सपोज करें आज 31 दिसंबर है, हम बना रहे हैं बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2023 की।
तो हमारे पास जब अकाउंट्स आए यूएस डॉलर में, तो हमने इसको कन्वर्ट करना है। वो कहता है आज का स्पॉट रेट दिखाएं क्या है। आज का सपोज का रेट जो है वो आप सपोज करने के 100 है। अब 100 रुपीज के अगेंस्ट जो है $1 को आप कन्वर्ट करते हैं। तो अब क्या करेंगे, स्टैंडर्ड कहता है कि आपका जितने भी डॉलर की फिगर है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 100 से। तो जितना आपके करंट एसेट्स हैं उसको भी आप मल्टीप्लाई करें 100 से, आपको नॉन करंट एसेट्स को मल्टीप्लाई करें 100 से। तो ये आपकी कन्वर्ट हो जाएगी रुपीज के अंदर। इसी तरह आपकी जो लाइबिलिटीज है इसको भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें और आपकी करंट लाइबिलिटीज को 100 से मल्टीप्लाई कर दें। अब जो इक्विटी है इसको भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपकी बैलेंस शीट पूरी हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है, को कहता है जो आपका पीएनएल है, ये जो पीएनएल आपका आ रहा है, आपका जो प्रॉफिट आ रहा है, इसको आपने कैसे करना है। आपका जो प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है, इसको आप कन्वर्ट करें एवरेज रेट पे या ट्रांजेक्शन रेट पे। सपोज करें वो जो रेट था वो आपका 90 था। अब यहाँ से जो प्रॉफिट होगा वो कन्वर्ट होगा 90 पे, और आपकी पूरी बैलेंस शीट किस पे कन्वर्ट हुई हुई है, 100 पे हुई हुई है। तो जब ये 90 वाला फिगर यहाँ पे ऊपर जाएगा इक्विटी के अंदर, तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगा। वो कहते हैं प्रॉब्लम कोई नहीं है, आप सिंपल क्या करें, आप इस पे 10 डालें और इसको ओसीआई कर दें। अब ये 100 हो जाएगा। अब इसको आप मूव कर दें। बस ये आपने करना है। इसमें इसका लॉजिक यही है इसके पीछे, कि आपने उसमें उसे ऐड करना है। जब उसे ऐड करेंगे वो भी एड आउट हो जाएगा, इसे आगे मैच कर दें। या आप ऐसा कर लें कि आप ये फिगर तो आपको पता है, ये भी आपको पता है, इसको आप बैलेंसिंग की फिगर निकाल लें। बैलेंसिंग निकाल लेंगे इसको आप। फिर आप यहाँ से जो आपकी फिगर्स होगी उसको जब यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस को पोसिए में कर ले और बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों तरीके ठीक है। तो आपको स्टैंडर्ड जो है वो आपको जो लेके जाएगा वो बैलेंसिंग भी लेके जाएगा। वो कहेगा जी नीचे से वो पीएनएल जो है वो एवरेज में डाले, ऊपर आएगा डिफरेंस आएगा उसको ओसीए में डाल दे। तो ये इसका लॉजिक यही है। घूम फिर के बाद ये भी आ जाएगी। ठीक है जी। तो अब इसको हम यहाँ देखते हैं स्टैंडर्ड क्या कहते हैं। फॉरवर्ड पेशेंस अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स। फॉरवर्ड पेशेंस की रिक्वायरमेंट क्या है। वो कहता है 3 स्टेजेस ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता है 3 स्टेजेस है इसकी कंसोलिडेशन करने के लिए। आपको तीन स्टेजेस के अंदर इसको हम कंसोलिडेट करेंगे। दस ट्रांसलेशन स्टेज, द कंसोलिडेशन स्टेज ऑफ कंसोलिडेशन एग्जांपल आप करेंगे। कंसोलिडेशन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कंप्रिहेंसिव इनकम एंड डिस्पोजल ऑफ सब्सिडी, जो हमने कल कर लिया था। 3 स्टेप क्या है जिसके अंदर कहता है 3 स्टेजेस इन द कंसोलिडेशन प्रोसेस। द if a company has a foreign operation such as foreign subsidiary that prepares its accounts in the functional currency that is different from the group presentation currency, there are 3 stages in the accounting process for the purpose of preparing the consolidated financial statement. वो कौन कौन सी है। नंबर वन स्टेज क्या कहता है जी, ये पहली स्टेज क्या कह रहा है, कहता है adjust the and updates। क्या एडजस्ट करना है, ensure that the individual financial statements of the foreign entity are correct and updated। ठीक है जी। If any adjustments are required to correct the financial statements of the foreign entity, these should be made in the statement of foreign entity and its own functional currency। वो कहता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने कहा जी, हमने स्टैंडर्ड ने कहा कि आपका जो पीरियड है उसका पीरियड है वो बराबर होना चाहिए, या कम से कम 3 महीने का गैप होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो। अब अगर आपकी क्लोजिंग 31 दिसंबर को हो रही है, उसने क्लोजिंग करके आपको 30 जून की भेजी हुई है, तो उसमें आपको एडजस्टमेंट करके उसको उसकी फिगर जो है वो 31 दिसंबर तक लानी पड़ेगी। पहले आप वो उसकी करेंसी में वो चीजें कर ले, उसकी बैलेंस शीट जो है वो 31 दिसंबर तक बना ले। उसके बाद आप आपने इसको आगे लेके आना। पहला स्टेप आपको क्या है कि आपकी जो क्लोजिंग डेट्स है वो सेम होनी चाहिए, अगर नहीं है तो एडजस्टमेंट डाल दें। दूसरा स्टेप क्या है, वो कहता है देखें आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी भी सेम होनी चाहिए। ये सारे रूल्स हम जो कंसोलिडेशन पढ़ लेंगे। तो आपकी आपकी पॉलिसी सेम होनी चाहिए। आपने जो है वो कॉस्ट मेथड लिया हुआ, उसने रिवैल्यूएशन मेथड लिया हुआ, तो उसको भी आप रिवैल्यूएशन कॉस्ट मेथड पे लेके आए उसके एसेट्स को। तो आपकी पॉलिसी सेम होनी चाहिए, फिर ही आपकी कंसोलिडेशन होगी, फिर ही आप पे आईएफएस 10 लगता है। तो इस तरह की एडजस्टमेंट जो है वो पहला आपका स्टेप है। आप ये पहले स्टेप पूरा कर लें और इसके बाद देखिए दूसरे स्टेप पे आप जाएंगे। दूसरा क्या है जी, आप ट्रांसलेट करें। द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फॉरेन एंटिटीज शुड बी ट्रांसलेटेड इनटू प्रेजेंटेशन करेंसी ऑफ द पेरेंट कंपनी। ठीक है जी, यूएस डॉलर को आपने रुपीज में कन्वर्ट किया। एज एक्सप्लेन अर्लियर, द प्रेजेंटेशन करेंसी ऑफ द पेरेंट कंपनी might be the same or might be different from the functional currency।
द रूल्स फॉर ट्रांसलेशन आर एक्सप्लेन बिलो, वो नीचे रूल देगा हमें, वो हम नीचे देखते हैं क्या रूल होते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि अभी जो हमने अभी डिस्कस किया था कि बैलेंस शीट को और उसको अपने जो है वो 31 दिसंबर वाले डेट पे जो है रिपोर्टिंग डेट पे जो है उसको कन्वर्ट करना है, और डिफरेंस कर जाएगा P&L को और एवरेज में लेके आएंगे, और उसका डिफरेंस OCI में जाएगा। बाद में कंसोलिडेशन क्या होगी, आफ्टर ट्रांसलेशन all the financial statements are now in the same currency. Normal group accounting principles are now used to prepare the consolidation. यहाँ पे जो है आपका IFRS 10 पिक्चर में आ जाएगा और उसके हिसाब से आपको कंसोलिडेशन करना है। ट्रांसफर स्टेजेस क्या है जी, वो अभी स्टेजेस की हमने बात की, यहाँ पे ये जो स्टेजेस की बात की ये अब यहाँ पे डिस्कस कर रहा है हमसे। वो कहता है जनाब, the rules set out below apply where the functional currency of the foreign entity is not a currency suffering from hyperinflation. हाइपरइन्फ्लेशन नहीं होगा, हाइपरइन्फ्लेशन होगा तो रूल्स कुछ और हो जाएगी। हाइपरइन्फ्लेशन में क्या हो गए, हाइपरइन्फ्लेशन is where the country rates of inflation is very high, where there is a hyperinflation IAS 29 provides special accounting। तो वो क्या अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या कहता है। वो कहता है कि जितने भी आपने कन्वर्जन करनी है आपने करंट डेट पे करनी है, यानी कि 31 दिसंबर को जो डेट चल रहा है आपने वही डेट इस्तेमाल करना है, उसमें P&L में भी वही इस्तेमाल करना है आपने, और बैलेंस शीट में भी वही करना है। यहाँ पे हम क्या कह रहे थे, यहाँ पे डिफरेंस क्या था कि सिर्फ जो बड़ा P&L था उसको हम एवरेज डेट लगा रहे थे, बाकी बैलेंस शीट पे हम करंट डेट लगा रहे थे 31 दिसंबर का। लेकिन अगर हाई हाई जो हाइपर इन्फ्लेशन अगर इकोनॉमी होगी तो उस टाइम क्या करेंगे, P&L पे भी हम क्लोजिंग रेट लगा देंगे। बस ये फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं इसके अंदर। The removal of transaction 21 apply as well. Number one क्या है, the assets and liabilities of the foreign operations are translated closing rate। देखा जी, उससे कहा जी आप क्लोजिंग रेट लगाएं, हमने यहाँ पे ये बात की थी, अगर देखे मैंने यहाँ पे कहा ये क्लोजिंग रेट था, क्लोजिंग रेट हमने जो था वही हमने एसेट्स पे और लाइबिलिटी पे लगाया। ये हमारी लाइबिलिटी थी, ये हमारे एसेट्स थे, ठीक है जी। तो हमने एसेट्स और लाइबिलिटी पे, एसेट्स और लाइबिलिटी पे हमने क्या किया, हमने क्लोजिंग रेट लगाया। तो वो यहाँ पे वही बात कर रहा है आपसे कि आप एसेट्स और लाइबिलिटी पे जो है वो क्लोजिंग रेट लगा देते, ठीक हो गया जी। उसके बाद कहता है there is a different in rule for transaction arising individual entity level, both monetary and non-monetary amounts subsidies are translated to closing date। तो वो कहता है इसमें कोई मसला नहीं है, आपको चाहे मॉनिटरी आइटम है नॉन मॉनिटरी आइटम है, दैट्स नो प्रॉब्लम। आपने पूरी एसेट्स और पूरे लायबिलिटीज पे जो है आपने क्लोजिंग रेट लगा देना है। द रूल आल्सो अप्लाइज टू परचेज गुडविल। यहाँ तक आप जो गुडविल आपने ली हुई है उस गुडविल के ऊपर भी आप क्या करेंगे, आप क्लोजिंग रेट लगा देंगे। गुडविल आपने जब एक्विजिशन में ली होगी तो उस टाइम एक रेट लगा होगा, अब नया रेट लगाएंगे तो एक्सचेंज डिफरेंस आ जाएगा, और जो डिफरेंस आएगा वो कहाँ रखेंगे, हम उसको OCI में रखेंगे। P&L को कैसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो ये बैलेंस शीट की पूरी बात करी उसने कि ओवरऑल हमने क्या बात की कि हमारी जितनी भी बैलेंस शीट होगी इस पूरी बैलेंस शीट के हम क्या करेंगे, इस पे हम जो है अपने एसेट्स लायबिलिटी, यहाँ पे इक्विटी का जिक्र नहीं उसने किया, उसने कहा आपके तमाम जो एसेट्स हैं और लायबिलिटीज है। देखिए एसेट्स और लायबिलिटीज की बात करके गया यहाँ पे ये, उसने हमने क्या किया, अपने क्लोजिंग रेट लगा दिया। इवन इसके एसेट के अंदर जब गुडविल आ गई तो वो कहता है गुडविल के ऊपर भी आप क्या करें, गुडविल भी आप क्लोजिंग रेट लगा दें, ठीक हो गया जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो पोर्शन था हमारा नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज, इस पे हमने क्या किया, इस पे हमने सिंपल एक क्लोजिंग रेट लगा दिया। अब बात करते हैं प्रॉफिट लॉस की। प्रॉफिट लॉस की इनकम से द इनकम एंड एक्सपेंसेस आर ट्रांसलेटेड बाय रूल्स यूजिंग द डेट ऑफ ट्रांसपोर्ट रेट इंक्लूडिंग इन द कंसोलिडेटेड। वो कहता है स्पॉट रेट लगाया जिस डेट को ट्रांजेक्शन हुई थी उसको वो रेट लगाए, या आप अगर बैच प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो एवरेज रेट लगा। पहली ऑप्शन क्या है कि आपने स्पॉट रेट ट्रांजेक्शन रेट लगाना है, लेकिन अगर आप बैच प्रोसेसिंग करते हैं आपके मैसेज ज्यादा हैं तो आप उस पर एवरेज रेट लगाते हैं तो एवरेज लगा दें। तो यही पे हमने बात की थी कि अगर एवरेज रेट लगाएंगे हम, P&L हमने क्या किया, हम यहाँ पे हमने हमने इसको स्पॉट रेट लगाया या हमने इसको एवरेज किया। जब एवरेज किया तो एवरेज किया हमने इसको 90 पे, और यहाँ पे हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है वो 100 पे आ रहा है, क्योंकि हमारे एसेट्स और लायबिलिटी जो है वो 100 पे है, और यहाँ से 90 पे आ गया। जो डिफरेंस आया उसको मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था इसको आप OCI में चार्ज करते हैं। तो अब यही आपसे वो बात कर रहा है कि आपने इसको क्या करना है, इसको आपने एवरेज में रखना है, और फिर जब एवरेज को बैलेंस शीट में लेके जाएंगे तो वो डिफरेंस आएगा, वो जो डिफरेंस आएगा वो OCI को चार्ज करना है। अब बात करता है आपसे एक्सचेंज डिफरेंसेस का। ऑल रिजल्टिंग एक्सचेंज डिफरेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन द OCI। तो जितने भी आपके डिफरेंसेस आएंगे सारे के सारे आपके कहाँ जाएंगे, आपके OCI में चले जाएंगे फॉर द पीरियड एंड क्रेडिट गेन डेबिट लॉसेस टू अ सेपरेट रिजर्व्स विद इन द इक्विटी। वो कहता है इक्विटी के अंदर, अब देखिए OCI का तो प्रोसेस आपको पता है ना कि OCI इज अ पार्ट ऑफ P&L। जब साल खत्म होगा 31 दिसंबर का बैलेंस शीट बनाएंगे, आपका P&L बनेगा, OCI बनेगा, और वो अगले साल ट्रांसफर नहीं होगा, वो कहाँ चला जाएगा, P&L आपका रिटेनरी में चला जाएगा, और OCI जो होगा वो स्पेसिफिक रिजर्व होता है,
तो यहाँ पे आप उसको एक स्पेसिफिक रिजर्व बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे आप फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन रिजर्व। तो उस रिजर्व में जो है आप उसको कन्वर्ट कर देंगे। Gain and losses therefore reported in the gain and losses or other comprehensive income and movement in the separate reserves uh, and not a gain or loss in the profit or loss account increase or decrease in the retained earnings। कहता रिटेन अर्निंग आपने लेके नहीं आ रहा है इसको, इसी वजह से उसने कहा जब आप इक्विटी बनाएंगे यहाँ पे, ये जो आप इक्विटी बनाएंगे इस इक्विटी में आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप लेंगे कैपिटल, उसके अंदर आप लेंगे प्रॉफिट रिटेन अर्निंग, और इसके अंदर आप लेंगे स्पेसिफिक रिजर्व फॉर ओसीआई जिसको आप नाम देंगे फॉरेन ट्रांजेक्शन रिजर्व। कोई भी आप नाम दे सकते हैं इसको, कोई नाम स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन डोमेन हम ये फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन रिजर्व का नाम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे आप इसको स्पेसिफिक रिजर्व इसको, तो ये आपका इक्विटी का पार्ट बन जाएगा साथ, और ये आके इस जॉब जो फिगर आ रही होगी बैलेंस फिगर से मैच कर जाए। The loss and gain of transactions, कहता है the exchange differences of transactions result in gain or loss. These gain or loss arise in the combination of two factors। कौन सा फैक्टर है? इनकम एंड एक्सपेंसेस आइटम्स आर ट्रांसलेटेड एक्सचेंज रेट्स रूलिंग। तो वही बात कर रहा जब मैंने बात की थी कि एक्सचेंज डिफरेंस क्यों आएगा, डिफरेंस की वजह से आ रहा है कि आपने जो P&L है उसको एवरेज रेट लगा दिया है और अपने ऊपर जो है अपने बैलेंस शीट में क्लोजिंग रेट लगा दिया है, तो वो डिफरेंस इस वजह से आ रहा है, और वो डिफरेंस कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, वो डिफरेंस आपका शिफ्ट हो जाएगा OCI में। बट एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसलेटेड क्लोजिंग रेट, ठीक है जी। द प्रॉफिट इज देयरफॉर कैलकुलेटेड at the actual average exchange rate, but the accumulated profit in the consolidated statement of balance sheet started at closing rate। ठीक है, हमने जब बैलेंस निकाला तो वो बैलेंसिंग फिगर तो आपकी क्लोजिंग रेट में चली गई ऊपर, और आपका P&L एवरेज पे आ गया, डिफरेंस आ गया, डिफरेंस का गया वो आपका the net assets of the subsidiary were translated last year closing rate at the end of the previous year's financial statement। These are net assets have not been translated and put in this statement of financial position for the closing date। वो कहता है जो आपका कंपैरेटिव आ रहा है लास्ट ईयर का, जो आपका बैलेंस शीट आ रहा है आपने कंपैरेटिव साथ दिखाना है, वो कंपैरेटिव जो है उसको भी आप जो है ना आज का जो क्लोजिंग रेट है 31 दिसंबर 2023 का, उसमें आप उसको शिफ्ट कर देंगे, उसमें जो डिफरेंस आएगा वो भी आप उसको उठा के उसको OCI में रखेंगे। IAS 21 state that these differences on translation are not recognized in the profit or loss because changes in the exchange rates of these items have little or no effect on the cash flows of the operations। It would therefore be misleading। वो कहते हैं इसको आप OCI में रखें, प्रॉफिट और लॉस रखें। हाँ, जब आप ऑपरेशन बंद करेंगे, आप सब्सिडी को वाइंड अप करेंगे, उस टाइम जो है ये जो आपने रिजर्व रखा हुआ है, उस टाइम ये रिजर्व आपका शिफ्ट हो जाएगा प्रॉफिट लॉस में। ठीक है जी। तो ये रिजर्व जो है रिटेन अर्निंग में नहीं जाएगा, ये जो रिजर्व है आपका जब वो कंपनी वाइंड अप होगी, आपकी ब्रांच वाइंड अप होगी, तो ये आपका P&L में चला जाएगा, P&L के बाद ये रिटेन अर्निंग में शिफ्ट होगा। जहां मुझे एग्जांपल लेता है एक्सचेंज डिफरेंस राइजिंग ऑन रीट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन सब्सिडीज। कहता है जनाब पाकिस्तानी कंपनी है जिसकी सिंगापुर ने एक सब्सिडी है जो उसने 80% एक्वायर की हुई है। द फन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट द सब्सिडी फॉर द ईयर 31 दिसंबर। क्या इन्फॉर्मेशन दी? उसने कहा जी ओपनिंग जो था उसका नेट एसेट ये था, उसमें करंट ईयर का प्रॉफिट आया और क्लोजिंग नेट एसेट उसका ये बन गया। एवरेज रेट से दिए हुए हैं, जो स्टार्ट का जो रेट था वो उसने 125 दिया हुआ है, एवरेज रेट 130 है, और इसका जो क्लोजिंग रेट है 135 है। अब देखें जी ओपनिंग जो था उसको तो आपने स्टार्ट का रेट लगा दिया, एवरेज रेट लगाया आपने करंट रेट को, और क्लोजिंग को आपने ये लगाया। जब इसको आप रेट लगाया तो ये बैलेंसिंग फिगर आपकी आ गई, ये बैलेंसिंग फिगर आपकी आ गई, और ये बैलेंसिंग फिगर उसने कहा ये OCI में जाए। तो जब आप टोटल को आज का रेट लगाएंगे, ठीक है जी, तो आपका इससे मैच नहीं करेगा। मैच करने के लिए आप बैलेंसिंग फिगर लेके आएंगे, उस बैलेंसिंग फिगर को आप कहाँ रखेंगे? एक्सचेंज गेन को OCI में रखेंगे, और इसको आप एक इक्विटी के अंदर इसको आप एक स्पेसिफिक रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। नोट दैट 190 would be reported as a gain in other comprehensive income OCI। The amount attributed to the parent 150 of the 80% और NCI को जब एट्रीब्यूट कर देंगे 20%। कहते हैं जनाब एक कंपनी है, एक पाकिस्तानी कंपनी है जिसकी US की सब्सिडी है जो कि 100% सब्सिडी है। उसको जनाब आप 31 दिसंबर ईयर 5 की बैलेंस शीट दे रहा है। उसने कहा 1 जनवरी को आपका ये अमाउंट थी, ड्यूरिंग द ये प्रॉफिट हुआ, क्लोजिंग आपका ये आ गया, आपके रेट आ गए, रेट आप सीधे यहाँ लगा दें
इसको 160 से कर दें, ये एवरेज रेट 166 से कर दें, और इसको आप 170 से कर दें। ठीक है जी, जो डिफरेंस आएगा वो आपका जो है वो ओसीआई में चला जाएगा। ठीक है जी, तो इसको अब आप करेंगे, तो ये जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 160 से, तो मैं कर ही देता हूँ यहाँ पे, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 160 से करने का 2 मिलियन हो जाएगा। ठीक है जी, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 780, 160, 166, सॉरी, 6000, सॉरी, ये गलत हो गया था। हाँ जी, तो ये हो जाएगा आपका 32000000, इसको 10 से करेंगे 1660000, और इसको जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 510000। अब इनका जो डिफरेंस है, इस फिगर का टोटल और इसका जो डिफरेंस आएगा वो आपका चला जाएगा ओसीआई में 240,000। ठीक है जी, तो सिंपल आप क्या करेंगे, वो मैंने कर दिया सही, वो मुझे नजर आ गया था। चलो जी, तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा आपका ओसीआई में चला जाएगा। ठीक है, नीचे सोल्यूशन इसकी दी हुई है बुक के एंड पे, आप देख लीजिएगा। उसने आपको ये कैलकुलेट द गेन और लॉस ऑफ ट्रांजेक्शन द ईयर का, द गेन और लॉसेस और ट्रांजेक्शन प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड द गेन और लॉस ऑफ ट्रांजेक्शन ऑपरेटिंग नेट एसेट्स। तो उसने कहा कि आप इसको कन्वर्ट करेंगे, इस तक कन्वर्ट करेंगे तो आपका ये प्रॉफिट आ जाएगा, और इसको आप कहाँ ले जाएंगे, ओसीआई में ले जाएंगे। ठीक हो गया जी। चलो जी, आते हैं तो कंसोलिडेशन स्ट्रेटजी। अब कंसोलिडेशन की अब प्रॉपर एग्जाम में शुरू कर रहा है कि कंसोलिडेशन स्ट्रेटजी कैसे आएंगी। कहता है आफ्टर द ट्रांसलेशन द स्टेज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ओवरसीज एंटिटीज आर in the presentation currency of the parent company, consolidation can proceed as normal. However, there are several issues to be aware. Goodwill must be retranslated of each particular date. अब देखिए, गुडविल को आपने हर साल नए डेट से मल्टीप्लाई करना है, तो गुडविल पिछली ओपनिंग गुडविल से चेंज हो जाएगी, जो जो डिफरेंस आएगा वो आप उसी में रखेंगे। A foreign exchange reserves must be included in the consolidated, ये foreign exchange reserve आपको बनाना पड़ेगा, जो ओसीआई होगा वो इक्विटी रिटेन में नहीं जाएगा, वो एक प्रॉपर रिजर्व में जाएगा। Purchase goodwill and foreign subsidies. A net asset working can be constructed for the subsidy. This should be constructed in the foreign currency to identify the net asset balances of the foreign currency at the date of consideration of acquisition. These are then translated in the parent currency. वो कहता है सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप उसकी जो है बुक को पूरा करें, और उसके बाद उसको आप कन्वर्ट करें। I still require that goodwill and any fair value adjustments arising on the acquisition of foreign subsidiaries are to be treated as part of asset and liability of the foreign subsidiaries. These rules already describes apply to these items. This means that goodwill arise on the purchase of foreign subsidiary, and also any fair value adjustments to the value of asset and subsidy should be stated in the function currency of the, तो आपने क्या करना है, उसको जो भी एडजस्टमेंट्स होंगी उसको आपने कन्वर्ट करना है अपनी फंक्शनल करेंसी में। The goodwill and fair value adjustments will therefore translated each year at the closing stage date. तो वो कहता है आपको हर साल क्या करना है, एक क्लोजिंग डेट पे गुडविल को कन्वर्ट करना है, और जो डिफरेंस आएगा वो आपको एक स्पेशल रिजर्व के अंदर रखना है। Any gain or loss translated therefore arises as described in the above asset and liability. The effect of this rule is that goodwill and the acquisition of the foreign operations is restated over time because it is retranslated every year on the new closing balance. उसने एक आपको एग्जांपल दी हुई है, वो देख लेते हैं। गुडविल जे राइजिंग ऑन द एक्विजिशन फॉरेन सब्सिडी क्या कहता है, वो कहता है पाकिस्तानी पेरेंट कंपनी अक्वायर्ड 80% ऑफ द शेयर ऑफ सिंगापुर कंपनी और 1 जनवरी, उसकी वैल्यू कितनी थी, 1125 की, उसने उसमें उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी। ठीक है जी, द न्यू सब्सिडी हैज रिटेन अर्निंग, उसकी रिटेन अर्निंग कितनी है, 11,000 है, और कैपिटल कितना है उसका 15,000 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 11 और 15 कितना हुआ, $16,000 हो गया। डॉलर 16,000 जो है उसकी ऑलरेडी जो था, जब हमने उसको अक्वायर्ड किया उस टाइम उसकी कंपनी की वर्थ थी।
ठीक है जी। उसके बाद इसमें हमारा परसेंट कितना, हमारा 80% है, इसको मैं अगर 80-20 पे करूँ, 80% कितना है और 20% कितना है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसके अंदर जो 80% है वो कितना है, 12,800। तो इतना पोर्शन जो है वो मैंने एक्वाइर किया अपनी इन्वेस्टमेंट, ये वाली इन्वेस्टमेंट देके। ठीक है जी, ये डॉलर में है। वो कहता है द फेयर वैल्यू, there were no fair value adjustments at the date of acquisition. The parent recognized proportionate share of non-controlling interest, वो हमने निकाल लिया 20%। एक्सचेंज रेट उसने क्या दिए हुए हैं, जब हमने एक्वायर्ड किया उस टाइम रेट क्या था, उस टाइम रेट 115 था, और आज का रेट है, आज रेट जो 125 है। ठीक हो गया जी। अब वो कहते हैं जनाब 15,000 रुपये आपने दिया। ठीक है जी, 15,000 रुपये आपकी कॉस्ट थी टोटल। 15,000 नहीं थी, 16,000 थी। उसका रेट क्या लगाया आपने, 115। ये आपका था 16,000 इंटू 115, 15,000 इंटू 115, 15,000, तो बस तो 60,000 कह रहा है। यहाँ तो इसने कहा कि इसका, अच्छा कॉस्ट, सॉरी कॉस्ट, कॉस्ट 15,000 इसकी, ये 15,000 यहाँ से निकाली है इसकी। बेसिकली ये जो फिगर है ना जी, इसको आप चेंज कर लें, 1725 ऐसे है ये। ठीक है, तो ये इसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो शायद उसने अब थोड़ा मिसिंग कर दी है। तो ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गई। उसके बाद जो इसका हमने जो इन्वेस्टमेंट, जो इनिशियल उसकी जो वर्थ थी, वो हमने निकाली है 12,800, और वो भी आपका ओपनिंग डेट लग जाएगा उसको। राइट जी। उसके बाद आपका डिफरेंस आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा आपकी। ये गुडविल आपकी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन है। अब हमने क्या करना है, हमने इस गुडविल को चेंज करना है। एवरी ईयर जब क्लोज होगा तो हम उसको उस ईयर के क्लोजिंग ईयर पे चेंज करेंगे। ठीक है जी। और टोटल एसेट्स, अच्छा टोटल एसेट्स उसके है 1,500। ठीक है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, अब तो हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ले रहा है यहाँ पे। वो ऊपर उसने बेसिकली कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है ना वो 1,125 दी हुई थी। तो वो शायद मेरे साथ मिसप्रिंटिंग हुई है उनसे, तो वो यहाँ पे आप ये फिगर रख लें। अच्छा, अब यहाँ पे जो गुडविल है वो आपने ओपनिंग डेट से निकाल ली। अब यही गुडविल आपकी हमेशा जो है हर साल चलती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो कहता है आपने हर साल क्या करना है, उसको क्लोजिंग रेट लगाना है। जब आप क्लोजिंग रेट लगाएंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। ये जो डिफरेंस होगा दोनों का, उस डिफरेंस को आपने क्या करना है, उसको आपने ओसीआई में रखना है, और ओसीआई को आपने कन्वर्ट कर देना है एक स्पेसिफिक रिजर्व में बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है जी। तो ये उससे आपको जो बात कर रहा था कि गुडविल जब भी आपकी आएगी, आप अब ये गुडविल जो है ना आपकी, नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर उस टाइम का क्लोजिंग रेट लगेगा, और उसको हम इससे कंपेयर कर लेंगे। तो जो डिफरेंस होगा वो उसी में चला जाएगा। तो हर साल हम गुडविल के साथ भी वही ट्रीटमेंट करेंगे जो हम अपने दूसरे नॉर्मल एसेट्स के साथ करते हैं। ठीक है जी। कहते हैं पाकिस्तानी होल्डिंग कंपनी 100% ऑफ कैपिटल ऑफ यूएस सब्सिडीज, उसकी जो कॉस्ट है वो उसने 8 लाख की कॉस्ट कर दी उस पर। ठीक है जी। उसके बाद कहता है फेयर वैल्यू ऑफ दैट एसेट कितने के लिए, उन्हें 3 लाख के उसके एसेट ले लिए। 8 लाख की इन्वेस्टमेंट की, उसमें से 3 लाख के एसेट्स आ गए, तो बाकी कितना बचा, बाकी बचा 5 लाख बचा बाकी। ठीक है जी। तो 5 लाख क्या आपकी गुडविल हो गई। राइट। इसको गुडविल को क्या करेंगे आप इसको ओपनिंग रेट लगाएंगे, ओपनिंग रेट क्या है, 60 है, तो ये 60 से मल्टीप्लाई होगी 160 से, तो आपकी गुडविल बन जाएगी। लेकिन अभी क्लोजिंग रेट क्या है, क्लोजिंग रेट का 170 है, 10 रुपये बढ़ गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो 10% है, ठीक है जी, वो 10% क्या हो जाएगा आपका, 5 बिलियन हो जाएगा। ये आपका बढ़ गया, ये कहाँ चला जाएगा, ये ओसीआई में चला जाएगा, और ओसीआई से ट्रांसफर हो जाएगा एक स्पेसिफिक रिजर्व के अंदर, क्योंकि गुडविल आपकी इनहांस हो गई है, बढ़ गई है। अब आ गई जनाब, ये इसकी प्रॉपर एग्जांपल आ रही है कि ये आपको कंसोलिडेशन की प्रॉपर एग्जांपल दे रहा है कि ये कैसे करेंगे हम। The following examples looks at the whole process of the foreign consolidation, beginning with the translation of foreign subsidiary accounts and finishing with their consolidation into the parent group। अब वो जो 3 स्टेजेस थी वो हम सारी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। वो कहता है जनाब आपकी क्या है, एक आपकी 80% जो है सब्सिडी है, जो सिंगापुर में थी, और 31 दिसंबर 2004 को जो है 1 ईयर को हमने एक्वायर की थी। व्हेन एस एड रिटेन अर्निंग, उसकी रिटेन अर्निंग कितनी थी, 11,000 उसके उसने दी हुई है। अब यहाँ पे आपको जनाब उसने बैलेंस शीट बना के दे दी है आपको दोनों की।
अब अपने सिंपल हमें पता है हमने क्या करना है, हमें एक चीज पहले स्टेप हमें पता है कि सिर्फ इक्विटी छोड़ के, अगर मैं इक्विटी वाला क्वेश्चन छोड़ दूं ये वाला, इसके अलावा बाकी सब पे क्या लगेगा, क्लोजिंग रेट लगेगा। अगर नीचे रेट दिए हुआ, नीचे रेट दिए हुए हैं, तो ये जो 85 वाला रेट है ये सब पे लगेगा सिवाय इक्विटी के। तो इसने क्या किया, इसने पहला स्टेप किया, पहले स्टेप पे देखिए उसने इक्विटी को छोड़ के बाकी सब के साथ उन्हें 85 लगा के क्लोजिंग रेट लगा दिया है। और उसको ना बैलेंसिंग व्यू में रख लिया है। बैलेंसिंग व्यू में इसलिए रखा कि वो जो पीएनएल बनेगा वो पीएनएल एवरेज में बनेगा, वो जहां पे आएगा जो डिफरेंस है उसी में चला जाएगा। ठीक है जी। तो पहला स्टेप जो था हमारा उसने यहाँ पे किया, उसने कहा पहला स्टेप बिल्कुल सिंपल था हमारा कि हमने क्लोजिंग रेट लगाना है। कहता है दिस टेक्स्ट वुड गाइड यू थ्रू द आंसर प्रोसेस, मेनी ऑफ द नंबर्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड बट सम आर लिटिल ट्रिकी, रिमेंबर थ्री स्टेप्स डिस्क्राइब्स। थ्री स्टेप्स क्या है जिसके अंदर, स्टेप वन, deal with any adjustments on the accounts of subsidiary parents, the intercompany transactions, apply the normal rules of this mode। तो देर आर नो एडजस्टमेंट। तो पहली जो थी वो इंटर कंपनी बैलेंसेस जो होते हैं वो आपको नॉकअप करने होते हैं, वो यहाँ पे दिए हुए नहीं हमें, तो वो पहला स्टेप तो यहाँ पे होगा नहीं। दूसरा, व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर सब्सिडी हैव बीन अपडेटेड एंड एडजस्टेड एंड नेसेसरी ट्रांजेक्शन सब्सिडी अकाउंट्स इनटू द रिपोर्टिंग करेंसी। तो वो कहता है सेकंड स्टेप आप अप्लाई करते हैं। सेकंड स्टेप क्या था कि आप क्या करें, आप तमाम एसेट्स और तमाम लाइबिलिटीज पे इक्विटी छोड़ के आप जो है क्लोजिंग रेट लगा दें। इसका क्लोजिंग रेट उसको दिया हुआ हमें, क्लोजिंग रेट कितना है 85 है। तो आप 85 से जो है आपके तमाम एसेट्स और तमाम लाइबिलिटीज जो है वो आप जो है रुपीज में कन्वर्ट कर दें। अब मसला किसका रह गया, मसला सिर्फ इक्विटी का रह गया कि यहाँ पे जो फिगर थी उसको आपने आप बैलेंसिंग करके, आपकी बैलेंस शीट तो बैलेंस हो गई, आपने बैलेंसिंग में लिखी। अब ये जो होती है आपको इसको हमने देखना है कि ये कैसे आएगी बस, बाकी ये जो है कंसोलिडेशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो अगले जो स्टेप्स हमारे आएंगे, अगले स्टेप में हमने क्या देखना है, हमने सिर्फ जो है वो इक्विटी वाला पोर्शन देखना है कि वो कैसे कैलकुलेट होगा। बाकी हमारा तकरीबन समझिए कि 90% काम कंप्लीट हो गया है। वो कैसे कंप्लीट हुआ कि हमने तो हम एसेट्स तमाम लाइब्रेरीज पे क्लोजिंग रेट लगाया और उसको उठा के अपने अपने अंदर उसको जमा कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये उसने जमा कर दिया। अब वो आएगा स्टेप नंबर 3 पे। अब हम स्टेप नंबर 3 करेंगे। स्टेप नंबर 3 क्या किया कि हम ये हमने फिगर्स कैसे निकाली थी, हमने इसको क्लोजिंग रेट पे निकाल लिया था। और क्लोजिंग रेट पे निकाल के हमने इसको दोनों को जमा कर लिया, अपने उन फिगर्स को हमने अपनी फिगर्स में जमा करके हमने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिया। उसके आगे चल जनाब, आगे कहता है, कंटिन्यू करता है। वो कहता है जनाब इसकी गुडविल कैलकुलेट कर ले आप। कैसे करेंगे जी, वो कहते हैं नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो नेट एसेट आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन आपके ये है, उसका रेट ये था, आपकी ये वैल्यू आ गई। और नेट एसेट एट द डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे क्या था, आपका रेट क्या था 85 था। इसमें इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर करंट ईयर का प्रॉफिट आ गया, तो ये ज्यादा हो गई फिगर। कैपिटल आपका सेम है। तो ये आपके एसेट्स निकल आए आज की डेट पे और आपके ओपनिंग एसेट्स निकल आए, ये उसका डिफरेंस है। कहता है जनाब द पोस्ट एक्विजिशन अमाउंट ऑफ 670,000 इज नॉट दैट यूजफुल एज इट इज द सम ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट प्लस एक्सचेंज डिफरेंस। अब इसके अंदर कहता है दो चीजें हैं। इसके अंदर क्या है, एक के अंदर एक तो एक्सचेंज डिफरेंस है और दूसरा इसके अंदर प्रॉफिट है। अभी दो चीजें हमने निकालनी है। ठीक है जी। एक्सचेंज डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि आपने गुडविल का रेट चेंज किया। जो ओपनिंग गुडविल का रेट था आपने क्लोजिंग गुडविल पे लगा के उसको चेंज कर दिया, तो उससे एक्सचेंज डिफरेंस आया। तो वो भी इसके अंदर शामिल है क्योंकि बैलेंसिंग की रही है। और इसके अंदर आपका प्रॉफिट करंट का प्रॉफिट भी शामिल है। चलिए आगे देखिए, अब क्या थे, अब उसको एनसीआई और गुडविल को कैलकुलेट कर रहा हूँ। उसने कहा जी 20% इसका कितना है, 20% आपका एनसीआई था और 80% आपका जो है वो आपका, ये भी हमने ऊपर निकाला भी था 12,800, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, 15,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 12,000 को ये था, इसके गुडविल ये सारी वर्किंग हम पहले करके आए। तो सेम सेम रेस्ट्रिक्शन आगे लेके चल रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ से उसने इसका एक्सचेंज गेन निकाल लिया। गुडविल का डिफरेंस जो है वो आपका गुडविल का एक्सचेंज डिफरेंस, यहाँ पे वो बात कर रहा था कि आपका डिफरेंस चाहिए, तो ये डिफरेंस उसने आपको नीचे अगले स्टेप पे कैलकुलेट करके दिया कि ये कैसे कैलकुलेट हुआ। तो ये भी बेसिकली ये कंसोलिडेशन का प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है, ये जैसे आपको वो बताना चाह रहा है कि हम जो अपने स्टेप हमने पहले डिस्कस किए थे उसको हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो यहाँ पे जब जैसे आपको एक आइडिया दे रहा है
ये बहुत सिंपल सी एलिस्ट्रेशन है, इसको आप बुक से भी देखेंगे आपको खुद समझ आ जाएगी क्या कर रहा है। तो असल में वो वही बात कर रहा है, जो गुडविल का जो है वो गुडविल पहले 75 पे लिया उसने, फिर उसको 85 पे लिया है, उसका डिफरेंस आ गया। वो डिफरेंस कहाँ जा रहा है, वो आपका जो बैलेंसिंग फिगर में आपने आपने इक्विटी रखी हुई है उसको ब्रेक करना चाहता है। कि इसके अंदर बता दें आपको कि इसके अंदर ओसीआई का पोर्शन कितना है, और उसके अंदर पीएनएल तो आप एवरेज करके नीचे से लेके आ रहे हैं। आगे जाके ना वो कहता है चेंज डिफरेंट ऑन री ट्रांसलेशन कर रहा है। वही जो आपका US$ 22,000 था, उस पे उसने रेट लगाया और उसको कन्वर्ट कर रहा है। कन्वर्ट करके जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो कहाँ जाएगी, वो आपका ओसीआई में जाएगा। ठीक है जी, उसको फिर कंटिन्यू करके जा रहा है, उसको फिर फर्दर ब्रेक कर रहा है पेरेंट्स में और एनसीआई में। ठीक है जी, और फिर उसको जाके वो उठा के आपका यहाँ पे शिफ्ट कर देगा, एनसीआई अलग लेके चला जाएगा। और ये उसने उसका ब्रेकअप बना दिया, इक्विटी का सारा उसने आपको ब्रेकअप बना के दे दिया कि मैंने इक्विटी कैसे बनाई, ये सारी ऊपर से वर्किंग ला के नीचे उसने आपको एक सम करके दिखा दिया कि मेरी इक्विटी ये बनेगी, इसके अंदर मेरा एनसीआई का पोर्शन ये बनेगा, मेरा रिटेन अर्निंग का पोर्शन ये बनेगा, और ये मेरा ओसीआई का ये पोर्शन, जो मैं कह रहा हूँ ट्रांसलेशन रिजर्व, वो ओसीआई ये बनेगा आपका। तो तीनों चीजें आपको बना दी उसने, और इन तीनों चीजों को ले जाके वो बैलेंस शीट पे शिफ्ट कर देगा। जो हमारी बैलेंसिंग फिगर रखी हुई थी इक्विटी वाली, यहाँ पे वो शिफ्ट कर देगा। ये पोर्शन हमारा बैलेंसिंग था ऊपर, तो उसने इसका ब्रेकअप बना के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है जी, तो ये आपकी जो है ना इस तरह जो है वो एलिस्ट्रेशन जो है आपकी ये खत्म हो जाएगी। तो ये इतना इतना कॉम्प्लिकेटेड था, ये बिल्कुल सिंपल सा था। इसमें उसने आपको जस्ट समझाने की कोशिश की है, वही कॉन्सेप्ट मैं आपको स्टार्ट में बताया था, वही कॉन्सेप्ट जो है वो इसमें इसमें लेके आया, कोई नई चीज इसके अंदर लेके नहीं आया, उसी को इसने थोड़ा सा एलेबोरेट किया है। प्रॉफिट और लॉस ना, वो प्रॉफिट लॉस तो एवरेज पे लेके जाएगा, वो हमने ऑलरेडी बात कर ली है। ठीक है ना जी, एवरेज उसने ऊपर दिया होता, उसने जिसका P&L है वो P&L एवरेज पे लेके जाएगा, और ऊपर जाके ओसीएस में ऐड होगा, और वो आपकी फिगर्स कंप्लीट हो जाएगी। बाकी सारी आपको ये सारी ओसीआई की वर्किंग बना के दे रहा है कि वो ओसीआई जो है उसने कैसे कैलकुलेट किया है, बाद में जाके उसने ऊपर उसको मर्ज कैसे किया। डिस्पोजल की जब बात करें, डिस्पोजल हमने कल देख लिया था, पिछले लेक्चर आप देख लीजिएगा, मेरे से हमने उसमें डिस्पोजल कर लिया था। तो इसको हम आगे स्किप करते हैं। तो अब इसका फाइनल टॉपिक आ गया जी। फाइनल टॉपिक इसका क्या है, वो कहता है फॉरेन एक्सचेंज करेंसी ट्रांजेक्शन एंड एडवांस कंसिडरेशन। कोई एडवांस पेमेंट अगर होती है तो उसके बारे में डिस्कस कर रहा है। तो जो अभी हम आई के आपका क्वेश्चन भी करेंगे, इस पे क्वेश्चन भी इसी टॉपिक पे क्वेश्चन आई के आपका आया हुआ है, वो भी हम साथ साथ कर लेंगे। इसको थोड़ा सा मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये क्या कह रहा है, ताकि फिर आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या कह रहा है। ये आपको ये कह रहा है जनाब कि सपोज करें कि आज जो है वो मई है, मई में आपने कॉन्टेक्ट किया कि आपने गुड्स परचेज करनी है। आपने कहा गुड्स परचेज करनी है हमने $5,000। मई में आपने डिसीजन लिया, आपने सप्लाई से कॉन्टेक्ट किया कि जनाब 5,000 की गुड्स दे दें हमें। उसने कहा ठीक है आ जाएंगी। उसने कहा जनाब ऐसा करें, इसमें आप ये डॉलर जो है 2,000 मुझे आज पे कर दें। आपने कहा ठीक है। मई खत्म हुआ, उसने कहा जनाब मैं जाके आपको जो है वो जुलाई में मैं आपको डिलीवरी दे दूंगा, यहाँ पे आपको डिलीवरी मिल जाएगी। बाकी पेमेंट आ गई आपकी, तो इसको 3,000 कर लेते हैं। तो 2,000 जो है आप मुझे आप यहाँ पे सितंबर में पे कर दीजिएगा। तो बैलेंस फिगर यहाँ पे कर दीजिएगा। ये आपकी जो है ये एडवांस पेमेंट है। ठीक है जी, तो स्नैरी बना के आपने गुड्स परचेज की $5,000 में। उसने मई का महीना था, तो उसने कहा जी आप मुझे 3,000 भी दे दें, मैं आपको जुलाई में जो है डिलीवरी कर दूंगा। उसके बाद जो बाकी पेमेंट होगी आप मुझे सितंबर में दे दीजिएगा। हमने कहा ठीक है। अब इसकी एंट्रीज कैसे पास करेंगे, ये जरा आप देख लें कि इसकी एंट्रीज कैसे पास होगी। वो कहता है जी एडवांस पेमेंट होगी यहाँ पे, इसका एक्सचेंज रेट देखें क्या है। यहाँ पे एक्सचेंज रेट सपोज करें 100 है। यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट है वो आपका सपोज कर लें कि 150 है, और यहाँ पे एक्सचेंज रेट जो है वो 200 है। ठीक होगी, तो ये एक्सचेंज रेट आपकी डिफरेंट आ गए। तो यहाँ पे जो पेमेंट होगी, तो जब पेमेंट आप करेंगे तो आप किस में पेमेंट करेंगे, रुपीज में पेमेंट करेंगे तो कैसे होगा।
तो वो आप करेंगे जनाब, एडवांस डेबिट हो जाएगा, एडवांस डेबिट हो जाएगा या प्री पेमेंट डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट हो जाएगा, आपका कैश क्रेडिट हो जाएगा। कितने से हो जाएगा? 3 लाख से पेमेंट हो जाएगी। ठीक हो गया जी, आपने एडवांस पेमेंट कर दी रुपीज के अंदर, या आपने रुपीज में पेमेंट की है। तो आप जुलाई में आएंगे, जुलाई में माल आएगा, जब गुड्स आएंगी तो यहाँ पे आप गुड्स रिसीव करेंगे, तो गुड्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इन्वेंटरी डेबिट हो जाएगी। राइट, अब इन्वेंटरी डेबिट कर लें, स्टॉक डेबिट कर लें। कितने से डेबिट होगा? यहाँ पे डेबिट होगा, ये 5,000 का माल है और इसका रेट कितना है? 150। तो ये आपका 150 जरा, 150 इंटू 5, तो ये 750,000 से आपका स्टॉक जो है वो डेबिट हो जाएगा। अब क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट या एडवांस वापस चला जाएगा, ठीक है ना जी। तो ये आपका जो आपने एडवांस रखा हुआ था वो आपका 3,000 से निकल जाएगा, और 2 आपका पेबल आ जाएगा, अकाउंट्स पेबल। बैलेंस जो बचेगा आपका अकाउंट्स पेबल आ जाएगा, 437। देखिए ठीक है। तो जब आपका गुड्स आई तो उस टाइम रेट क्या चला था? 150 का चला था, तो 5,000 की गुड्स थी, तो हमने 5,000 को मल्टीप्लाई किया 150 से, और आपने कहा जी 750 की गुड्स आ गई आपकी। और उसके बाद आपने कहा एडवांस हमने दिया होता है, एडवांस को एडजस्ट कर दिया, और बाकी पैसे जो है वो आपने इसको फ्यूचर में देने हैं। फ्यूचर में देने कितने हैं? फ्यूचर में देने मुझे $2,000 देने हैं। अब सितंबर आएगा, अब सितंबर आएगा तो यहाँ पे क्या एंट्री पास होगी? सितंबर को एंट्री क्या पास होगी सर? एंट्री पास ही होगी, अकाउंट्स पेबल जो है आपका वो डेबिट हो जाएगा, ये अकाउंट्स पेबल यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। पेमेंट कितनी होगी? यहाँ पेमेंट होगी उसको 2,000, उसको देने हैं, और यहाँ पे रेट क्या है? 200। तो यहाँ पे हमने ये पेमेंट कर ली है, तो कैश कितना जाएगा? कैश जाएगा, ठीक है जी, कैश कितना जाएगा? 4 लाख कैश जाएगा, क्योंकि 2,000 उसको देने हैं, 200 का रेट है। तो 4 लाख रुपए जो है वो हम उसको देंगे, उसकी सेटलमेंट हो जाएगी। हमारे अकाउंट पेबल कितने से डेबिट हुए हैं? 450 से डेबिट हुआ, वो भी सेटल जीरो हो जाएगा। अब एंट्री को बैलेंस करेंगे तो वो कहाँ चलेगा? वो प्रॉफिट एंड लॉस में आपका 50,000 चल जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपकी इफेक्ट जो 22 है वो ये बात करेगी आपसे। अभी हम पढ़ लेते हैं उसको वहां से। ठीक हो गया जी, समझ आ गई बात की कि हुआ क्या? कि स्टैंडर्ड कहता है कि आपने कोई एडवांस पेमेंट अगर कर दी है तो उसको आपने ट्रीट कैसे करना है। तो उस पर उन्होंने ये इफेक्ट 22 निकाली है कि उसको आपने कैसे जो है इफेक्ट को लेके चलना है। कहते हैं फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन एट एडवांस कंसिडरेशन को आपने कैसे ट्रीट करना है। अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। कहता है ये फ्री फॉरेन कंसिडरेशन एडवांस कंसिडरेशंस वाज इशूड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड दिसंबर 2016 दैट इट रिकॉर्डेड द फॉरेन करेंसीज। बैकग्राउंड इसकी क्या है? बैकग्राउंड को चॉइस को पे चलते हैं। IFRIC 22 फॉरेन करेंसीज ट्रांजैक्शंस व्हेन एन एंटिटी रिकॉग्नाइज ए नॉन मॉनेटरी एसेट्स और नॉन मॉनेटरी लायबिलिटी। तो हमने भी स्टॉक लिया था, स्टॉक वाला इन्वेंटरी था, इन्वेंटरी आपका नॉन मॉनेटरी एसेट्स है। तो ये क्या कहता है? एंट्री आपने नॉन मॉनेटरी एसेट्स और नॉन मॉनेटरी लायबिलिटी की आपने बात कर रहा है। Payment or receipts of the advance consideration before the entry recognize the related assets, expenses, or income. If it does not apply when the entity measures the related asset, expense, or income or initial recognition at the fair value of the value of consideration paid or received to date, that the initial recognition of the non-monetary assets and liabilities arising from the advanced considerations, for example, payment of goodwill applying IFRS 33। तो वो कहता है इसमें जब आप फेयर वैल्यू का कोई चीज देके जाएंगे तो आप उसको क्या करेंगे? आप उसकी जो है IFRS 3 जो है कंसोलिडेशन का उसको उसी को अप्लाई करेंगे। द एंटिटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई दिस इंटरप्रिटेशन ऑफ इनकम टैक्सेस जो है उस पर भी ये नहीं अप्लाई होंगी। तो ये सब आपने कहाँ पे अप्लाई करनी है? वो कहता है आपने सिर्फ नॉन मॉनेटरी एसेट्स जो है आपके उसके और लाइबिलिटीज है उस पर अगर आपने एडवांस पेमेंट्स कर दी हैं या ले ली हैं तो उस पर आपने इसको अप्लाई करना है। इश्यूज क्या है? इफ्लिक एड्रेसेस हाउ टू डिटरमिन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस फॉर पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग द एक्सचेंज रेट टू यूज द इनिशियल। तो आपने डेट्स कैसे सेटल करनी है? अब देखिए, हमने हमने जब स्टॉक लिया तो यहाँ पे जो हमारा जो स्टॉक वैल्यूएशन आई वो किस रेट पे आया? स्टॉक वैल्यूएशन जो हमारी आई वो इस रेट पे आई। तो एडवांस हमने ट्रांजेक्शन तो हमारी यहाँ से शुरू हुई, एडवांस से शुरू हुई।
इस रेट से शुरू हुई, लेकिन हमने स्टॉक पिच पे बुक किया, हमने इस पे बुक किया। तो यहाँ पे वही बात आपसे कर रहा है कि कहता है डिटरमिन द डेट of the transaction for the purpose of determining the exchange rate to use the initial valuation of the related assets, expense and income on the derecognition of non-monetary assets और non-monetary liabilities arising from the payment। तो कैसे आपने रिकॉग्नाइज किया एडवांस को, कैसे आपने आपने अकाउंट्स पेबल बनाया, कैसे आपने उसको सॉल्व किया। तो मैं करता हूँ जी, किधर से निकलेगा ये, मैं करता हूँ ये। मैंने खोल दिया था इसको, ये पता नहीं कैसे बंद हो गया। नहीं, अभी वो आ नहीं रहा मेरे पास, रिक्वेस्ट नहीं आई उसकी। वैसे ये इनेबल है, ये कोई कोई आएगा तो खुद ही ऐड हो जाएगा इसके अंदर। मैं ख्याल से आप भी जब आए थे तो आप खुद ही ऐड हो गए थे, मैंने आपको ऐड किया था, मैंने इसको ओपन किया हुआ है। मैं दोबारा सिक्योरिटी को ओपन कर देता हूँ। डिसेबल, अच्छा जी मैंने ओपन कर दिया इसको। अच्छा बात आगे करते हैं। अच्छा यहाँ पे in this respect the date of transactions for the purpose of determining the exchange rate to use an initial valuation of the related assets, expense and incomes is the date on which an entity initially recognized। तो ये सारी इंग्लिश आप पढ़े, इंग्लिश समझ नहीं आती कि क्या इंग्लिश बात हो रही है। ओके, आएगा तो मैं एडमिट कर लूंगा सर, मैं करता हूँ। ठीक है जी। तो ये बात सारी जो है इंग्लिश ज्यादा लिखी हुई नहीं है यहाँ पे। असल में जो कहानी थी वो कहानी मैंने आपको समझा दी है सेशन से। इस पे आई कैप में क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन हम और कर लेते हैं तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी कि आई कैप का क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए जी, आई कैप का क्वेश्चन क्या कह रहा है इस पे। वो कहता है जनाब, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन के पी परचेज एंड इन्वेस्टमेंट। ये आपका जो पेपर है, ये पेपर है आपका, ये पेपर आया था आपका जून 2008 का पेपर है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 3A पार्ट ए हम कर रहे हैं इसका। ठीक है जी, पार्ट ए हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। कहता है केपी परचेज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यूनाइटेड स्टेट 2.6 बिलियन, 10% एडवांस, 10% एडवांस पेमेंट मेड ऑन 1 मई। तो मई में उसने उसकी पेमेंट एडवांस पेमेंट की। ठीक है, तो हम इसको क्वेश्चन को साथ साथ अगर लेके चलें तो हम ये कहेंगे कि उसकी पेमेंट कब हुई है, मई में हुई है। तो आज मई है, मई फर्स्ट को इसने एडवांस पेमेंट की है। ठीक है जी, कितनी एडवांस पेमेंट की उसने, वो कहता है उसने एडवांस पेमेंट की है कितनी, इसने पेमेंट की है 2.6 बिलियन। राइट जी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे इसने 2.6 बिलियन जो है इसने पेमेंट की है। ठीक है जी, इसकी एंट्री पास कर ले यहाँ पे एडवांस की। आज आज पास, ये एडवांस पेमेंट है इसकी। जहाँ पे एंट्री क्या एडवांस की पास करेगा ये, हमने पर एडवांस की एंट्री क्या पास की थी, हमने कहा था एडवांस डेबिट और कैश क्रेडिट। तो सेम एंट्री यहाँ पास कर लेंगे हम कहेंगे जनाब एडवांस जो है वो डेबिट हो जाएगा, या प्री पेमेंट कर लें, प्री पेमेंट आप डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे आप कैश को 2.6 बिलियन से। ठीक है जी, तो $2.6 बिलियन से आपने उसको पेमेंट कर दी, वो एडवांस पेमेंट है, मई को हो गई। एंड 70% पेमेंट वाज मेड ऑन 1 जुलाई। अब 1 जुलाई को जो है उसने उसकी 70% पेमेंट करनी है। व्हेन ऑन ट्रांसफर ऑफ टाइटल, सॉरी, 70% पेमेंट वाज मेड ऑन 1 जुलाई। ठीक है यूसुफ साहब ने हमें हमें ज्वाइन कर लिया आपने, वो खुला हुआ है ये ना, सिक्योरिटी खुली हुई है, जो भी आएगा खुद ही एडमिट हो जाएगा। अच्छा जी, हमने बात की कि इसकी 2.6 बिलियन डॉलर की इसने पेमेंट की एडवांस की 1 मई को। उसने कहा 70% पेमेंट मेड ऑन द, जरा बाइक बंद कर लीजिएगा प्लीज। एंड 70% ऑफ पेमेंट वाज मेड ऑन 1 जुलाई ऑन ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, द रिमेनिंग अमाउंट पेड इन अगस्त। वो कहता है एक इसमें जुलाई आ जाएगा बीच में, उसके बाद यहाँ से मई से चलेगा ये जुलाई में आएगा, और जुलाई से ये चलेगा तो ये आ जाएगा आपका अगस्त में। ठीक है जी,
जुलाई में ये क्या कर रहा है, जुलाई में इसको वो कहता है कि आपको जो है वो 70% जो है पेमेंट वॉज मेड ऑन जुलाई। ये 10% पेमेंट, अच्छा 10% इसका एडवांस हुआ है, इस चीज का 10% एडवांस हुआ है, 2.6 मिलियन नहीं है ये, 2.6 मिलियन का 10% एडवांस हुआ। और 70% जो है उसने जुलाई में पे किया, और बाकी उसने पे किया उसको अगस्त में। ठीक है जी। तो इसको आप देखें ये किसमें है, ये यूएस डॉलर में है। अच्छा, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, पाकिस्तान रुपीज, हम रुपीज में काम कर रहे हैं। ऑन फर्स्ट नंबर के एल एंटर टू द प्रॉपर्टी इन दिस प्रॉपर्टी एनुअल रेंटल। अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है, पहले एक केस ये है इसका और एक केस ये, दो केस है इसके साथ। तो हम दोनों केस को अलग अलग करते हैं। पहला एक केस हम सॉल्व करते हैं, केयर यूजेस फेवरेट मॉडल, ये प्रॉपर्टी का है। अच्छा जी, रेट्स क्या दिए उसने, रेट्स में कहता है जनाब हमें मई का रेट चाहिए, मई का रेट ये है। फिर हमने जुलाई में ट्रांजेक्शन करनी है, जुलाई का रेट ये है। फिर हमने ट्रांजेक्शन करनी है अगस्त में, तो अगस्त का रेट उसका ये है। तीन रेट हमें दिए हुए हैं और तीन डेट्स हमारे पास दी हुई हैं। हमारे पास 2.6 मिलियन है। इस 2.6 मिलियन का हमने 10% पे करना है मई में, 70% पे करना है हमने जुलाई में, और बाकी जो है इसका 20% हम पे करेंगे अगस्त में। ठीक है जी, तो ऐसे हम इसको बना लेते हैं। रेट कितना है, 100, 1054। और अगर मैं इसको करूं, यहीं पे कर लूं क्वेश्चन को, मैं कहता हूँ 2.6 इंटू 10%, राइट, इंटू 100। ठीक है जी, ऐसे ही आएगा। तो ये आपका आ जाएगा 26, पहला स्टेप आएगा। ये कब आएगा आपका, ये आपका आएगा मई का। तो मई की फिगर मैंने कैलकुलेट कर ली। मैंने कहा 2.6 मिलियन, उसका 10% हम पेमेंट करेंगे, और एक्सचेंज रेट कितना है, 100 है मई में। तो ये मैंने इससे मैंने कहा कि ये 26 मिलियन रुपीज जो है ये मैं पे करूंगा मई में। तो यहाँ पे मैं इसकी एंट्री कर रहा हूँ, रजिस्टर में जाके मैंने यहाँ पे 26 की जो है एंट्री कर दी। ये 26 जो है मिलियन रुपीज है, ये मैंने पे किया। तो मैंने कहा प्री पेमेंट डेबिट किया मैंने, पीपी का मतलब प्री पेमेंट्स, ये प्री पेमेंट डेबिट हुई, प्री पेमेंट डेबिट हुआ, और कैश को क्रेडिट कर दिया। अब मैं आता हूँ जुलाई में। जुलाई में मैंने कहा कि मैं 2.6 मिलियन का कितने परसेंट करूंगा, 70% करूंगा। और यहाँ पे रेट कितना होगा मेरे पास, यहाँ जो रेट होगा मेरे पास, वो मेरे पास होगा 105। तो यहाँ पे मैं इसको 105 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये फिगर बन जाएगी आपकी 191.1। तो यहाँ पे एंट्री क्या पास होगी ऊपर देखे हमने एंट्री क्या पास की थी, हमने कहा था गुड्स आ गए थे हमारे पास यहाँ पे बस गुड्स आ गए। तो हमारे पास गुड्स क्या आया, यहाँ पे पीपी आया हमारे पास, तो पीपी को डेबिट करते हैं, और क्रेडिट इसको करेंगे आप। आप इसको एडवांस को खत्म करें, ये प्री पेमेंट्स को यहाँ पे खत्म करें, कितने से, 26 के। ठीक है जी। और अब आपको फ्यूचर में कितना पे करना है इसको, फ्यूचर में आपको 10% आपने पे करना है। ठीक है, तो 10% कितना होगा इसको, सॉरी 20% पे करना है। आपने कहा आपने फ्यूचर में 2.6 का 20% पे करना है, जो बाकी बैलेंस रह जाएगा। और आज का रेट क्या है, 105। तो वो बन जाएगा आपका 44.6। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट कर देंगे 54.6 से। ठीक है जी। और बैलेंसिंग फिगर जो है आपका वो यहाँ पे आ जाएगा 26, 54.4। तो यहाँ पे आपने सॉरी 70% ऑफ पेमेंट भी कर रहे हैं आप। ये जो 70% है ये पे कर रहे हैं आप, इसको आप करें टू कैश। ठीक है जी, 70% आज पे हो रहा है। तो ये टोटल आपका जो है वो खत्म हो गया, इसको टोटल आ जाएगा आपका 271.70। ठीक हो गया जी। तो दूसरी एंट्री आपने क्या की, सेम एंट्री आपने की, आपने गुड्स यहाँ पे ली थी, गुड्स लेके आपने एडवांस को खत्म किया था, और पेबल को आपने जो फ्यूचर में देना था उसको क्रेडिट कर दिया था। यहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया, हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा पेमेंट हमने यहाँ पे कर दी है 70%। ये 70% की आप एंट्री पास कर देंगे, ये इसकी वर्किंग मैंने यहाँ पे कर दी आपको, राइट जी। और ये आपने फ्यूचर में पे करना है 20%। तो ये आपकी इस अकाउंट पेबल में चला जाएगा। ये आप 10% जो है ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो ये आपका 100% पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से प्री पेमेंट जो आपने की थी पहली एंट्री मई में, वो जीरो हो गई, राइट जी। उसके बाद यहाँ पे आपकी गुड्स जो है वो जनरेट हो चुकी। ठीक है जी। अब आप जाएंगे मई में, जब आप अगस्त में जाएंगे, आप अब अगस्त में आप आएंगे, लास्ट ट्रांजेक्शन आप करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अगस्त में क्या होगा, पेमेंट होगी उसको 20% की। लेकिन अगस्त का रेट क्या है, अगस्त का रेट जो है 108 है, तो इसको पेमेंट कैसे होगी, इसको 108 से पेमेंट होगी। तो यहाँ पे जो पेमेंट होगी वो कितनी होगी, 2.6 इंटू 10% इंटू 108। तो ये कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 56.1
16। तो यहाँ पे हम पेमेंट कितने करेंगे, टू कैश करेंगे इसको 56.16। और हमारा अकाउंट्स पेबल कितना है, हमारा अकाउंट्स पेबल ये है, तो ये आपका डेबिट हो जाएगा अकाउंट्स पेबल, तो आपका अकाउंट्स पेबल जीरो हो जाएगा। और जो डिफरेंस आएगा आपका वो कहाँ चला जाएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना डिफरेंस है आपका, 1.56। ठीक है जी। तो पहला जो हमारा स्टेप था, जो पहली पहले जो उसने आपको बताया था कि आपने को जो पीपी लिया है, उसका हमने यहाँ पे डायग्राम बना दिया अपने इफ्लिक 22 के हिसाब से। पहले हमने एडवांस पेमेंट की 10%, उसकी हमने एंट्री के पास की, हमने कहा प्री पेमेंट डेबिट या एडवांस डेबिट और कैश क्रेडिट, 10% पे हो गया। उसके बाद उसने 70% पे किया जुलाई में। तो जब 70% पे किया जुलाई में, तो टू कैश हुआ 70% का। और जब पीछे 20% क्या है हमने पे किया था, उसको भी खत्म जीरो कर दिया, खत्म कर दिया पेबल को। और सॉरी अपने ग्लासेस को खत्म कर दिया क्रेडिट करके। और जो बाकी 10% हमने फ्यूचर में पे करना था, उसको भी हमने आज के रेट में बुक कर लिया। तो आज का रेट क्या था, 105। तो ये 100% आपका क्रेडिट हो गया, और आपका पीपी जो है आपका जो एसेट है वो डेबिट हो गया। अब जब आप अगस्त में जाके आपने बैलेंस पे किया, तो बैलेंस का जो रेट था उस टाइम वो 108 था। तो आपने जो 10% था वो आपने पे किया 56.16 के हिसाब से। लेकिन आपका जो पेबल आपकी बुक्स में आ रहा था वो 54.6 से आ रहा था। तो डिफरेंस आया, आपने पी में डाल दिया। 20% फ्यूचर, हाँ वो 20%, अच्छा चले 20%, ठीक है, ये 20%, ठीक है, ठीक है, वो लिखने में चल सकती है। ठीक हो गया जी। तो ये आपका, अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की, वो कहते हैं जनाब इसकी जो है आप एक्सट्रैक्ट दे दें प्रॉपर, कि आपके एक्सट्रैक्ट किया जाए। कहता है प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ रेलिवेंट इन द अबव ट्रांजैक्शन। तो एक्सट्रैक्ट इसमें क्या क्या आपका, अब जो ये ट्रांजैक्शन हमने खत्म की है, इस पे अब पीरियड में उसमें क्या जाने वाला है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन देखें अपना, तो देखें जी क्या क्या जाएगा। सबसे पहले क्या जाएगा, हमने कहा ये पीरियड में जाएगा। तो इसमें हमारी पहली चीज क्या जाएगी, पहली चीज जाएगी ये जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी। तो पीएनएल का एक्सप्लेन किया, पीएनएल में क्या जाएगा, पीएनएल में 1.56 जाएगा हमारा। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा जी कि आपका एसेट्स कितने से बुक हुआ हुआ है, आपका एसेट्स बुक हुआ हुआ है पीपी में, राइट। लेकिन आपका क्लोजिंग रेट क्या है, अगर यहाँ पे पेपर में जाए तो यहाँ पे क्लोजिंग रेट क्या चल रहा है आपका, 290। ठीक है जी। एसेट्स कितने से आपका आ रहा है, यहाँ पे वो आपको क्या क्या किया है कि on 31st December एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूअर डिटरमिन द फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। तो वो आपकी फेयर वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2.5 हो चुकी है, राइट जी। और 2.5 पे आपका रेट क्या चल रहा है इस टाइम, आपका रेट चल रहा है 31 दिसंबर का 116। तो ये आपका रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 290, राइट जी। और यहाँ पे आपकी आपकी बुक्स वैल्यू कितनी आ रही है, बुक वैल्यू आपकी आ रही है 2.7। तो यहाँ पे इसका जो हम डिफरेंस ले लेते हैं, हम कहते हैं 290 हमारी वैल्यू आई है, और ओपनिंग कितनी आ रही थी, 271.70। इसका डिफरेंस कितना आपका आएगा, इसका डिफरेंस आपका आ जाएगा 18.3। तो ये कहाँ जाएगा, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो यहाँ से हमने कहा कि हमें पता चला एक पॉइंट ये, ठीक है जी, और एक पॉइंट ये, एक ये चीज आपकी, ये एक्सट्रैक्ट आपका पीएनएल में जाएगा, और एक एक्सट्रैक्ट आपका ये पीएनएल में जाएगा। तो हमारी जो हमने जो ये डायग्राम बनाई है, इस डायग्राम से हमने कहा कि दो चीजें जो है हमारी वो पीएनएल में जाएंगी। ठीक है जी। और पीपी कितने से जाएगा, पीपी जाएगा हमारा इस फिगर से। तो ये तीन चीजें जो है हमारी पहले पॉइंट से क्लियर हुई, क्लियर जी। तो आप इसकी सोल्यूशन देखेंगे आगे आपकी, तो आपको समझ आ जाएगा। वो इस तरह सोल्यूशन ही की हुई आएगी आपने, उसने अपने तरीके से की, लेकिन आप इस तरीके से करेंगे तो ये तीन चीजें आपको एक्सट्रैक्ट लेके जा रहे हैं, क्योंकि एक्सट्रैक्ट बता रहे हैं कि आपकी बैलेंस शीट में पीएनएल में किया जा रहा है। तो ये तीन चीजें जो फिगर आपके वहां से आएगा से मैच कर जाएगी। तो इस पहले पॉइंट से जो है तीन चीजें जो है आपकी आपकी बैलेंस शीट में। अब आप चलते हैं आगे, अगला पॉइंट देखेंगे।
आगे कहता है ऑन सितंबर KL entered out its property and annual rental of 2.24 million for 1 year and received full amount in advance. उसने कहा जी आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी, कब दिया आपने? सितंबर में दी। अब सितंबर में आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, तो यहाँ देखें आपने प्रॉपर्टी कब दी है? सितंबर में आपने रेंट कर दी, और रेंट आपने की है 1 साल के लिए। तो अब सितंबर है, सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 मंथ, तो 4 मंथ जो है यहाँ पे कवर्ड है, और इसके जो है 8 मंथ जो है वो नेक्स्ट ईयर में कवर्ड है। तो इसको आप अगर ब्रेक करें तो यहाँ पे जो इसने 2.4 मिलियन लिया है, ये इसके 4 महीने जो है वो यहाँ पे कवर्ड है, और इसके जो 8 महीने हैं वो अगले साल में कवर्ड है। तो जो अगले साल में कवर्ड है वो आपका अर्नड इनकम लायबिलिटी बन जाएगा, और जो 4 महीने इस साल के हैं वो आपका यहाँ पे इनकम बन जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें सिर्फ दो चीजें कैलकुलेट करनी है कि इसकी जो हमने 1 साल का एडवांस ले लिया है उसमें से हमने आज पीएनएल में क्या लेके जाना है, तो 4 महीने इसके पीएनएल में चले जाएंगे, और बाकी जो इसके 8 महीने हैं वो इसके हम बैलेंस शीट पे ले जाएंगे। तो इसकी कल की यहाँ पे वर्किंग में कर देता हूँ आपको, थोड़ा सिंपल ही है। तो करंट ईयर में क्या करेंगे आप, 4 मंथ जो आपका पीएनएल में जाएगा, तो पीएनएल आप लेके जाएंगे, आपने कहा 2.40 इंटू 4/12, राइट जी। और सितंबर का रेट क्या है उसका? सितंबर का रेट उसने दिया हुआ हमें 110 इंटू 110, तो ये आपका आ जाएगा 8.80, ये आपका पीएनएल में जाएगा। और आपका लाइब्रेरी में क्या जाएगा? लाइब्रेरी में आपका जाएगा 2.40 इंटू 8/12, अगले 12 महीने 8 महीने, और उसका रेट क्या लगेगा आपका? आपका आज का रेट लगेगा, आपकी ट्रांजेक्शन आज पे, तो ये आपका आ जाएगा 17.6, ये आपकी लाइब्रेरी बन जाएगा। तो ये दो पॉइंट जो है आपके, पॉइंट 1 और ये 2, ये आपके दो एक्सट्रैक्ट जो है वो सेकंड पॉइंट की जो है वो आपके बैलेंस शीट पे चले जाएंगे। ठीक है जी। तो ये जो आपका क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन भी आपका इफ्रिक पे ही आ गया। तो इफ्रिक हमने साथ समझा, और उस पर हमने एक न्यूमेरिकल भी समझा, देख लिया, और हमने और एक अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए भी एक एग्जांपल देख ली। तो इसके साथ ही जो है ना, ये जो टॉपिक था हमारा, ये 100% कंप्लीट हो गया, इसकी कोई चीज़ बची नहीं है। तो अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हैं, तो नहीं है तो फिर मीटिंग बर्खास्त करेंगे। तो नेक्स्ट जो होगा हमारा वो इंशाल्लाह अगला टॉपिक जो है वो कैश फ्लो है। ठीक है जी। तो कैश फ्लो पे नेक्स्ट टाइम में डिस्कस करेंगे। अगर अभी कहते हो तो अभी भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, वैसे कोई थोड़ा बहुत टच कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन अगर आप चाहें तो नेक्स्ट टाइम करना चाहते हो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे इसको। जी सर, कोई क्वेश्चन है किसी के जहन में है? कुछ हमने पिछला टॉपिक किया था IS-21 पे, कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है किसी किस्म का जो हमने डिस्कस किया या नहीं भी किया, या कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप कर सकते हैं, उसका आंसर करते हैं, फिर इसको आज की मीटिंग को हम वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। जी सर, जी अमर भाई, जी जा साहब, कोई क्वेश्चन जहन में? टॉपिक खत्म हो गया। आप चैट रूम में लिख रहे हैं, माइक खोल के कह सकते हैं, मसला नहीं। आप कैश फ्लो में चला चले, कैश फ्लो नेक्स्ट में करते हैं ताकि वो सीक्वेंस चला जाएगा हमारा, पहला लक्ष्य बन जाएगा कैश फ्लो का। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर आज मैंने क्लास तो बहुत लेट ज्वाइन की है। कोई बात मैं नहीं, तब से वेट में बैठा था। चले कल मिल जाएगी आपको, कल इंशाल्लाह, परसों अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। चले मैं वो तब देख लूंगा बस। बाकी बाकी तो हो गया फॉरेन करेंसी ठीक है। बाकी सर ये फॉरेन करेंसी जो है ये सेपरेट आएगा या फिर किसी और स्टैंडर्ड के साथ मिलकर आ सकता है? ये आई कैप ये मैंने पांच पेपर देखा था, तो ये पूरा ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया ना सर, इसके अलावा कोई प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है इसका। ये डिफरेंट क्वेश्चन, कंसोलिडेशन के जो क्वेश्चन है ना उसके अंदर थोड़ा सा टच किया हुआ उसने। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक क्वेश्चन था, आपका पेपर था सितंबर 2017 में, वहां पे उसने एक दो सब्सिडी दी हैं, और उसके साथ उसने एक को फॉरेन एक्सचेंज में कर दिया और एक को अपने आपको लोकल करेंसी में कर दिया, तो वहां पे उसमें वो मिक्सअप कर जाता है। इसका कोई इतना ओके। प्रॉपर, इतना कोई इतना पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा, बस थोड़ा सा वो कहीं पे उसको टच करेगा बीच में कि ये फॉरेन करेंसी मतलब ये में किसी स्टैंडर्ड के साथ या कंसोलिडेशन के साथ ही आएगा? हाँ, कंसोलिडेशन के साथ आपको टच करेगा इंशाल्लाह। वो इतना वो बस आप कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें, जो कॉन्सेप्ट उसने बनाया है, इसलिए इतना जो आप देखा भी है कि हमने भी इतना ज्यादा डेप्थ में लेके नहीं गया उसको, वो सिंपली रेसोल्यूशन रखी है उसकी। कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे कन्वर्ट करना है, बस आपको उसको किस रेट पे कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया जी।
चलो फिर आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, मैं जरा मीटिंग वाइंड अप कर दूँ।